Good afternoon to everyone. Welcome to my channel Educate India. Here we are starting a new topic, center of mass. In the last topic we are discussing that conservation of linear momentum. Now we are here to take a new topic, center of mass. So for center of mass, center of mass is a point. Center of mass is defined as a point at which whole mass of the body to be concentrated for describing describing its linear motion, or we can say translatory motion. तो मतलब कोई एक पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, या फिर उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, और उस पॉइंट के थ्रू हम पूरी बॉडी में मोशन, फोर्स के थ्रू मोशन करा सकें. मतलब सपोज़ करो ये एक रॉड है. सपोज़ करो ये पेंसिल हमने यहाँ रख ली. अब मुझे इसको मूव करना है. अब ये ट्रांसलेटरी मोशन करना है, तो हम इसको इधर की साइड से फोर्स लगाएंगे. तो ये मतलब रोटेट करेगी, तो इस पर टॉर्क लग रहा है. लेकिन अगर हम इसको सेंटर से फोर्स लगाएं इधर की साइड, तो ये आगे मूव करेगी. तो ये जो सेंटर का जो पॉइंट होगा, जहाँ पे ये सेंटर का जो पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो सेंटर ऑफ मास क्या है कि एक पॉइंट है जहाँ पे पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है. अब ये है मतलब सेंटर ऑफ मास हमने चूज़ क्यों करा? क्योंकि जो न्यूटन्स के लॉज थे वो ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए थे. पॉइंट मास मतलब पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए थे. तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, हम मोशन डिस्क्राइब करें, ट्रांसलेटिव मोशन डिस्क्राइब करें किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो उसके लिए हमें उसका सेंटर ऑफ मास ज़रूरी था निकालने के लिए. तो पार्टिकल क्या है? मतलब पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट द साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर टू बी नेगलेक्ट. तो वो पार्टिकल हमें पता है कि मतलब साइज़ बहुत छोटा हो या फिर नेगलेक्ट हो उसका साइज़, लेकिन मास हो उसके पास, कोई भी फाइनाइट मास होना चाहिए फाइनाइट. एंड सिस्टम इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल are mutually interacting with each other. It's known as a system at which the finite distance the particle are placed. तो उसको हम सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, ये हमें इसको एक छोटी डेफिनेशन यही है, ए पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ ए बॉडी टू बी कंसनट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन. सही है. तो इसका हमने मतलब सपोज़ करो कि कोई भी अनशेप्ड बॉडी है, अगर कोई सिमेट्री बॉडी नहीं है, सपोज़ करो ये हमने हैमर ले लिया. तो अगर हम इस हैमर को में अगर इसको मूव करना है तो इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा. इसको हमने इधर की साइड मूव करना है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि इस पर फोर्स कैसे लगाएंगे. अब इसे हमें ऊपर मूव करना है. अगर हमें इसे ऊपर की साइड मूव करना है, तो हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा ना इधर को, हैं, और इधर से भी लगाएंगे तो भी रोटेट कर जाएगा. तो हमें यहाँ से फोर्स लगाने के लिए इससे इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर मूव करने लगेगा. तो ये जो पॉइंट है, जहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पास होगी जिससे फोर्स इसको ऊपर लग रहा होगा, तो ये मूव करेगा, ट्रांसलेटिव मोशन शो करेगा. वरना इसके अंदर अगर हम एट द एंड फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलेशन होगा. ठीक है.
ठीक। ओके, नाउ सेंटर ऑफ मास हमें एक्चुअल में दो उसका पढ़ना है फॉर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम और यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। मतलब अगर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम और कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम पे हम बात करेंगे, सिस्टम स्पेलिंग गलत लिखी है, SYSTEM। तो दो एक डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, सपोज करो पार्टिकल एक यहाँ M1 पार्टिकल ये है, M2 पार्टिकल ये रखा है, M3 पार्टिकल ये रखा है। तो इसका जो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे मासेस अलग अलग हैं। यहाँ ये हमें कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ पे मासेस जो होगा वो यूनिफॉर्म मासेस के लिए होगा। तो सपोज करो यूनिफॉर्म मासेस के लिए सिस्टम होगा, मतलब ये रॉड ले लो या फिर एक सर्कुलर रिंग ले लो, सर्कुलर रिंग। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमें सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम जहाँ पे मासेस डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। तो हम पहला हम डाल लेते हैं फॉर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। तो सपोज करो ये एक पार्टिकल M1 है और ये पार्टिकल M2। टू बॉडी सिस्टम के लिए भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम N पार्टिकल के लिए पढ़ लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो एक सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम है। तो हम इसकी लोकेशन दिखाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम रेगुलरली कौन सा लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज करो यहाँ पे x होगा ये, और ये y और ये z। और यहाँ पे मतलब x y z भी हम कैसे लेते हैं, ये राइट हैंड रूल के थ्रू ये चूज़ करा जाता है, सही है। तो राइट हैंड रूल के थ्रू हम x y z ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, देन अगर ये पार्टिकल इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये हमने R1 बोल दिया, और M2 के लिए हमने R2 बोल दिया। ऐसी MN के लिए अगर सपोज करो यहाँ पे somehow N पार्टिकल MN इज देयर, तो ये RN हो गया। तो हमें ये बॉडी है, सपोज करो ये पूरी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो देयर इज n number of particle with their respective position in space। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, या फिर सेंटर ऑफ मास। तो हम ये सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने ये माना ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ से जो इस पे पॉइंट पे टच करेगा, ये हमने कैपिटल R लेट कर लिया। तो लेट ए पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। तो मैं उसको CM लिख देता हूँ, CM। सो इट्स पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, RCM। सो RCM जो डिफाइन होगा, वो डिफाइन कुछ इस प्रकार होगा, डेट M1 पोजीशन M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड प्लस MN RN अपॉन सम ऑफ देयर मासेस, टोटल नंबर ऑफ मासेस। तो M1 प्लस M2
M3, ये हमें ऐसे डिफाइन करना है। तो RCM के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सही है। अगर कोई बॉडी सिस्टम है तो एक नोट लिख लो यहाँ पे। नोट है ये, फॉर ए बॉडी सिस्टम इट इज़ फॉर ए सिस्टम it is not compulsory that the CM center of mass is lie on it। ये कंपलसरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी बॉडी पे लाई करेगा। ठीक है। तो अब हम बात करें फॉर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें। सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ये हमने दो पार्टिकल मान लिए M1 और M2, ये दो पार्टिकल हैं M1 और M2। हम इसको इसमें दिखाएंगे। तो ये X1 Y1, ये Z1, ये क्या है, वेक्टर है ये यहाँ पे, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक। अगर ये इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है, इसके जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है। हमें पॉइंट निकालना है फॉर RCM। तो RCM के लिए ये सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमने C माना वो RCM। तो RCM के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, RCM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास क्यों डिफाइन है? सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, उसके थ्रू हम उसका ट्रांसलेटरी मोशन डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि न्यूटन्स के नियम हमारे लिए, न्यूटन्स के लिए हम उसको अप्लाई हो सकें, क्योंकि न्यूटन्स के लिए हम पॉइंट मास बॉडी पे अप्लाई होते हैं सिर्फ। तो हमें किसी बॉडी पे अप्लाई करना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ सिस्टम है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास लेंगे, फिर उसके ऊपर न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो सकते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास को हम दो टाइप में डिफाइन करते हैं, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम और कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम। डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम में नंबर ऑफ मासेस पार्टिकल अलग अलग पोजिशंस पे डिफाइन होंगे, जिसके लिए हमने ये फॉर डिस्क्रीट मासिंग सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाली है। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। सपोज करो हम तो ये मतलब ये वेक्टर है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन होगा। 3 कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन होगा तो मतलब R वेक्टर कैन बी रिटन एज X RCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। तो हम XCM की क्या बता सकते हैं यहाँ पे? XCM इज डिफाइन लाइक M1 X1 पोजीशन वेक्टर ऑफ X कोऑर्डिनेट का, M1 का जो X कोऑर्डिनेट है उसके साथ पोजीशन वेक्टर कर लेंगे, M2 X2 एंड सो ऑन, ऐसे ही प्लस करके M3 XMN XN तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपॉन में आएगा सम ऑफ मासेस, तो मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे सो ऑन प्लस करके प्लस MN तक। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ऐसी y के लिए निकालेंगे, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोऑर्डिनेट निकालने हम। ये कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला था, वो हमारा वेक्टर था। कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पे y2 y1 प्लस x1 x2 y2 एन से प्लस 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 MN YN तक, और नीचे समेशन ऑफ मासेस M1 प्लस M2 प्लस 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 MN तक। ऐसी Z के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे M प्लस M वो Z1 प्लस M2 Z2, यहाँ से प्लस प्लस प्लस
mn/zn अपॉन मास द मासेस m2 टू ऐसे mn तक। तो ये पोजीशन वेक्टर्स पोजीशंस आ गई, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब कोई अगर ये अगर सिस्टम है, एक सिस्टम ये हमने मान लिया, यहाँ पे m1 ये है, m2 ये है, m3 m2 m3 ऐसे mn तक है, ऐसे mn तक है। तो सपोज़ करो ये समाओ यहाँ पे n पार्टिकल्स होंगे। तो हमने कोई पॉइंट माना, ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया हमने, ये यहाँ पे r वेक्टर RCM होगा, ये वेक्टर RCM। तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे ना, ये इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हमने x1 y1 xyz माने। सपोज करो m2 ये था, तो यहाँ पे y2 z2 y2 z2 ऐसे पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे जो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन ऐसे कर लें, तो ये अलग अलग ले लेते हैं। कोई यहाँ पे सेंटर ऑफ जिसको हमने R मान रखा है RCM, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ऐसे mn तक ऐसे ही मान लेते हैं, 3 और ये 4 ऐसे mn तक। तो यहाँ से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 और z1 सिमिलरली सबके ऐसे होंगे। तो इसके इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमने x y z माने हैं। तो वो एक्स वाई जेड CM पॉइंट है, तो उसको हमने CM XYZ CM से नोट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। ऐसी टू बॉडी सिस्टम के लिए हम वाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, XCM को, कि m1 x1 प्लस m2 x2, ये x2 अपॉन m1 प्लस x2, ऐसे इसको हम टू बॉडी सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। और ये एन बॉडी सिस्टम के लिए ये था। तो अब इसको मतलब R को जब हम ये लिख रहे हैं कि R वेक्टर इक्वल्स टू दैट, क्या लिख रहे हैं हम, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन mn rn तक, अपॉन इसका जो नंबर ऑफ मासेस हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मासेस को ऐड कर रहे हैं अपॉन में। तो सपोज़ करो नंबर ऑफ मासेस को हम टोटल नंबर ऑफ मास को हमने ऐड कर लिया कि वो क्या है हमारे पास, कैपिटल M ऐड कर लिया हमने, वो कैपिटल M है। एंड उसके जो समेशन है, उस ऊपर जो समेशन है, इसको हम ले सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और इसको क्या लिख सकते हैं, MIRI तक। तो हम RCM को कैसे चेंज करेंगे, दैट रिटर्न लाइक 1 अपॉन m समेशन MI, यहाँ से I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक RI। इसको हम RCM को ऐसे लिख सकते हैं फॉर ए डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। तो RCM ऐसे डिफाइन हो सकता है। ठीक है, ओके देन। ये एक्चुअल है क्या, ये MR जो है R है क्या, ये दिखाता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ मास। इसका मतलब होता क्या है, किसी एक एक्सिस से इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट या मास रखा है, पॉइंट मास है, तो तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम में mv होता है mv हमने मोमेंटम पढ़ा है। तो मोमेंटम क्या दिखाता है, इफेक्ट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मास क्या दिखा रहा है, मोमेंट ऑफ मास, इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ मास। तो ये क्या है, MR1 उसकी पोजीशन वेक्टर और उसका प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मास। तो ये इसका मोमेंट ऑफ मास है। ये शो करता है कि उस पॉइंट पे कितना मास हमारे पास लोकेटेड है, तो उसको मोमेंट ऑफ मास से शो कर देते हैं हम, कि उस पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई m1, मतलब उस पॉइंट पे कितना मास है वो कितना होगा, मास क्रॉस
मास क्रॉस रेडियस डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस हम कहते हैं किसी भी लोकेशन से या फिर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उस पर मोमेंट ऑफ मास कहते हैं हम उसको मोमेंट ऑफ मास। अगर अगर किसी पॉइंट मोमेंट ऑफ मास इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे मास निकालेंगे, उस पॉइंट पे जितना मास है वो मल्टीप्लाई बाय उसकी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सम कोऑर्डिनेट 0 0 0, मतलब फ्रॉम सब एक्सिस, किसी एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट देख लेंगे जिसको हम R1 ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ये यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है हमारे पास, I1 से लेके IN तक MIRI क्या दिखा रहा है यहाँ पे एक्चुअल, ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, टोटल मोमेंट ऑफ मास। इसका हमने बता दिया यूज़ क्या होता है कि मतलब किसी पॉइंट पे हमने कोई मास रखा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, उस पॉइंट पर क्या मास है, एक्चुअल मास क्या है किसी एक रेफरेंस से, तो वो उसका मोमेंट ऑफ मास है, उसका मतलब मोमेंट ऑफ मास है। सपोज करो किसी पॉइंट पर हमने मास रख दिया, ये हमने यहाँ रख दिया, अब उस पॉइंट पे तो उतना है, लेकिन इस पॉइंट से देखेंगे ना तो कितना कितना बैठा, क्या इफेक्ट रहा उसका मास का, तो वो मास प्रोडक्ट आर है, ठीक है, आर वेयर पोजीशन वेक्टर। नाउ अगर हम बात करें फॉर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम की बात करें तो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम की तो फिर तो यहाँ पे जो एक्स जो होगा, मतलब जब पोजिशंस जहाँ कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट दिखेंगे वो हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 1/m, यहाँ वेयर m इज़ अ टोटल मास अपॉन x डॉट डी एम। यहाँ कंटिन्यूस बॉडी है ना, तो मास जो होगा मास का इंटीग्रेशन मतलब x